शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, खैरियत से है? अच्छा जी, एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या चीज़ है? सेल डिवीजन की एक किस्म है और इसमें क्या होता है, किस तरीके से एक सेल से दो सेल क्रिएट होते हैं, वो कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन से मरहले हैं जिसके थ्रू सेल गुजर कर वो क्या बनाते हैं, एक सेल से दो सेल क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि माइटोसिस जो है इसके क्या सिग्निफिकेंस है, फवाइद क्या है। लेकिन उससे पहले हम माइटोसिस को फिलहाल शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीजन की अकसाम है दोनों, उसके अंदर जितने भी मुख्तलिफ किस्म के आप ऐसा समझ लीजिए कि जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, हम सबसे पहले उन चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ें तो हमें वो पढ़ने में आसान हो। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बिलफर्ज ये जो माइटोसिस और मियोसिस का जो अमल है ये कहां पर होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस का जो प्रोसेस है दरअसल ये होता है सेल में, प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में। जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस और मियोसिस का जो प्रोसेस होता है वो वाक़या होता है। तो यहाँ पर एक हमने टिपिकल सेल लिया है और हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल। तो ये इसका जो बाउंड्री है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री, सबसे पहले जो बैरूनी बाउंड्री है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने इसको याद रखनी है। दूसरी ये जो इसमें जो सेकंड सर्कल मौजूद है, इस सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियस। इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इस हिस्से को, ये जो न्यूक्लियस और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो पार्ट मौजूद है, इस पार्ट को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये चंद चीजें हमने इसके अंदर स्टार्ट करनी है। आगे इसके अंदर चलते हैं न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस का सेंट्रल पोर्शन है। आप पूछे जी न्यूक्लियस किसे कहते हैं? सो न्यूक्लियस इज द सेंट्रल या द मेन पोर्शन, मेन पार्ट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेल का बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन होता है या जो मेन पार्ट होता है, इसे आप सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की तमाम चीजों को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म इस्तेमाल होता है इसके अंदर, उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क किस चीज को कहते हैं? दिस इज अ थ्रेड लाइक अ स्प्रेडिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। जब अभी सेल तकसीम होना शुरू नहीं हुआ होता तो उस वक्त न्यूक्लियस के अंदर एक जाल नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस जाल नुमा स्प्रेडिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। असल में ये बिल्कुल फैला हुआ होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बिल्कुल स्प्रेड होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, पूरे के पूरे न्यूक्लियस को इन्हें घेरा हुआ होता है। तो इस वक्त इस शक्ल को, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। फिर यहां पर एक और टर्म इस्तेमाल होता है और वो है जी, क्या चीज है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि क्रोमोसोम किस चीज को कहते हैं कि जैसे जैसे ये जो सेल है डिवीजन में एंटर होना शुरू होता है, दिस क्रोमेटिन नेटवर्क, ये जो जाल है, दिस कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक खास किस्म के शक्ल के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है,
तो इस क्रोमेटिन नेटवर्क से एक और नई शक्ल बनना शुरू हो जाती है और इस नई शक्ल को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स। तो यहां पर आप देखिए दो अल्फाज हैं, क्रोमो एंड सोम्स। सो लफ्ज क्रोम आपने पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना? तो लफ्ज क्रोम का मतलब होता है कलर्ड एंड सोम्स का मतलब होता है बॉडीज, कलर बॉडीज। So these seems to be the color bodies which is present inside the nucleus, and they are only visible when the cell is entering into a cell division. उसी वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें ये नुमाया नजर आते हैं जब एक सेल जो है वो सेल डिवीजन में एंटर होना शुरू होता है। तो फिर क्रोमेटिन नेटवर्क से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो अब आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम, these are the alternative physical forms of same thing, ठीक है? एक ही चीज है। बाज़ औक़ात इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क अगर वो फैला हुआ है, डिसॉल्व है, और कभी किसी दूसरी शक्ल में हम इसे कहते हैं क्रोमोसोम जब वो कंडेंस होता है, इकट्ठा होता है, मिला हुआ होता है और एक शक्ल की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो फिर उसी क्रोमेटिन नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये जो अल्फाज हैं ये बार बार माइटोसिस के अंदर आगे पीछे होते हैं। स्टूडेंट बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या चीज है, क्रोमोसोम क्या चीज है? क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम कन्वर्ट बैक इनटू क्रोमेटिन नेटवर्क। ये एक दूसरे के अंदर तब्दील होते रहते हैं एंड दे आर द सेम थिंग, और ये एक ही चीज है। फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर इसमें डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक मिसाल देता हूं छोटी सी। लेट्स सपोज आप एक चादर को ले लें और उसे आप फैला दें, स्प्रेडिंग हालत में कर दें, तो आप समझ लीजिए कि ये जो चादर है स्प्रेडिंग हालत में, ये क्या चीज है? क्रोमेटिन नेटवर्क। अब आप क्या करें? अपने किसी दोस्त को, साथी को कहें कि आप इस चादर को उस तरफ से क्या करें? इकट्ठा करें, और आप इस तरीके इकट्ठा करें इसे, यानी इसको मिला दें आपस में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में करीब आना शुरू हो जाते हैं। अब आप अपने उस साथी को कहें कि आप इसे अपने राइट साइड की तरफ टर्न करें, और आप जो है अपने राइट साइड यानी एक दूसरे के अपोजिट इसको टर्न करना शुरू कर दीजिए। इसे हम कहते हैं कॉइलिंग, यानी कि मरोड़ना, मोड़ना, ठीक है? अब उस चादर को आप मोड़ना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, सोचिए, अब चादर वही है, पहले स्प्रेडिंग कंडीशन में थी, फिर वो कंडेंस हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं? उसे कॉइल कर रहे हैं। अब कॉइल करते हैं, उसको कहें कॉइल करें, आप भी कॉइल करें, दोनों कॉइल करना शुरू अच्छी तरीके से। फिर अपने साथी को कहें कि आप जरा मेरे करीब आ जाएं, और उसके पास जो चादर का सिरा मौजूद है, ये जो सिरा और वो सिरा दोनों को आपस में आप मिला लीजिए। जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी चादर है, जो स्ट्रक्चर बना, वो एक दूसरे से मजीद कॉइल होना शुरू हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग, ठीक है? तो अब क्या होता है कि वो जो चादर है, दिस इज वन द क्रोमेटिन नेटवर्क। द क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट्स इनटू, जो आखिरी शक्ल है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन दरमियान में प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? कॉइलिंग। आफ्टर कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग, the chromatin network converts into another form which is known as the chromosomes. तो अब ये जो शक्ल है, इस शक्ल में कन्वर्ट कैसे होती है? तो यहां पर दो प्रोसेस होते हैं। नंबर वन प्रोसेस, पहला जो अमल है उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है? कंडेंसेशन, करीब आना, ठीक है? और जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड कॉइलिंग, यानी कि मुड़ना, एक दूसरे के करीब ओवरलैपिंग करना। तो जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, सो द क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट्स इनटू द क्रोमोसोम। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो क्या होता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर्स इसका क्या होगा? रिवर्स, द क्रोमोसोम फर्स्ट अनकॉइल, क्रोमोसोम पहले क्या होंगे? अनकॉइल होंगे, एंड देन दे विल स्प्रेड। कंडेंसेशन का जो उल्टा होगा, करीब नहीं, दूर चलेंगे, स्प्रेड होना शुरू
हो जाएंगे। So in this way the chromosome convert back into the chromatin network. So hope आपको थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में समझ आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके अंदर मजीद हम चलते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता जो है किस चीज के साथ है, इसमें न्यूक्लियस के साथ है। तो हम न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्रोमेटिन नेटवर्क से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। अब ये चेक करते हैं कि क्रोमोसोम की शक्ल किस किस्म की होती है। तो क्रोमोसोम की शक्ल बाज़ औक़ात जब आप बुक्स में देखते हैं तो वो कुछ इस किस्म की शक्ल उन्होंने बनाई हुई होती है, या तो इस किस्म की होगी, या फिर बाज़ औक़ात आपको क्रोमोसोम की जो शक्ल होगी वो कुछ इस डिजाइन में मिलेगी। जब यहां पर आप ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे नंबर 1, और फिर यहां पर क्या होगा, एक और इस किस्म का ये आपके। तो बाज़ औक़ात आपको क्रोमोसोम कुछ बुक्स के अंदर इस डिजाइन में नजर आएंगे, कुछ बुक्स के अंदर इस डिजाइन में। बहरहाल कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ समझाने की बात करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। These are called the physical unit of heredity. क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, द फिजिकल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, ये वो चीजें होती हैं जो हमें न्यूक्लियस के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आती है। तो अब इसके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो बड़े बुनियादी नुक्ते या पॉइंट्स मौजूद हैं। एक यहाँ पर ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये जो सेंट्रल का इलाका है, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, दिस इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पोर्शन में बाज़ों का सेंटर, अक्सर औक़ात सेंट्रल होता है, कभी कभार एक साइड पर भी मौजूद होते हैं, लेकिन बहरहाल इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज इन सेंटर और समवट एट वन एंड, या सेंटर में होगा या एक तरफ पर मौजूद होगा, लेकिन बहरहाल दिस इज द मेन पार्ट। ये क्रोमोसोम का एक इंतहाई अहम तरीन बुनियादी हिस्सा होते हैं। और अगर किसी क्रोमोसोम के अंदर आपको अगर कोई क्रोमोसोम है और उसमें बिलफर्ज आपके सवाल आ जाए कि अगर कोई क्रोमोसोम है, कोई भी क्रोमोसोम है और उसका सेंट्रोमियर नहीं है, कोई भी क्रोमोसोम है जिसका सेंट्रोमियर नहीं है, तो क्या वो सेल डिवीजन में हिस्सा ले सकते हैं? तो आपका जवाब सिंपल होना चाहिए कि अगर उसके पास सेंट्रोमियर नहीं है तो ऐसा क्रोमोसोम सेल डिवीजन में हिस्सा नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो चीज होती है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ये असल में बनी होती है किस चीज में से? ये बनी होती है प्रोटीन से। ये बना होता है किस चीज से? प्रोटीन में से। और वो जो प्रोटीन होते हैं उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, वो जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन में से सेंट्रोमियर बना हुआ होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर इज कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन। द प्रोटीन इज नोन एज काइनेटोकोर प्रोटीन। तो ये असल में जो है प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल क्रोमोसोम का एक प्रोमिनेंट हिस्सा होते हैं। तो ये एक चीज होगी क्रोमोसोम के अंदर। दूसरी चीज जो क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं वो इसके ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो निकले हुए हैं दोनों तरफ, इसे हम कहते हैं आर्म्स। आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। आर्म्स। और इन आर्म्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्रोमैटिड्स। 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 ठीक है, द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर नोन एज द क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्रोमोसोम के दो बाजू मौजूद होते हैं, दो हाथ मौजूद होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, दो हाथ मौजूद होते हैं, और इन दोनों हाथों को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। बोथ द आर्म्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रोमियर। दोनों जो बाजू होते हैं वो सेंट्रोमियर से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। एक तरफ की एक बाजू और दूसरी तरफ दूसरा बाजू, दोनों बाजू कभी कभार साइज में एक जैसे भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बाजू, एक आर्म थोड़ा सा लंबा हो, दूसरा आर्म थोड़ा सा छोटा हो। बाजू का ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही आर्म हो, एक ही बाजू हो, दूसरा एब्सेंट हो, लेकिन बहरहाल इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं, और इनका हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर बायो के अंदर एक और चीज इस्तेमाल होती है और वो होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स।
सिस्टर क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं? तो अगर इसके साथ हम लगा दें यहां पर, तो ये बन जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं? लफ्ज सिस्टर क्रोमेटिड उस वक्त इस्तेमाल होता है यानी द आर्म्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों बाजू होते हैं उन्हें आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमोसोम एक है और एक ही क्रोमोसोम के दोनों बाजू, इनको आपस में क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अब मजीद इसके अंदर डीप थोड़ा सा चलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें अंदर भी एक मटेरियल मौजूद होता है और उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। यहां पर देखें, बिल्कुल इसके अंदर एक और शक्ल मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। बिल्कुल एक फोल्डेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है इस तरीके से। तो यहां पर इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे क्या कहा जाता है? डीएनए कहते हैं। और यही डीएनए जो है यहां से क्या होता है? स्टार्ट होता है सेल डिवीजन का जितना भी प्रोसेस है वो सबसे पहले किस चीज के अंदर स्टार्ट होता है? डीएनए के अंदर से, डीएनए से स्टार्ट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जी हां, डीएनए। डी से बनता है डीऑक्सी राइबो, एन से बनता है न्यूक्लिक और ए से बनता है एसिड। ठीक है, तो ये तीन नाम है। डीऑक्सीराइबो डी से, डीऑक्सीराइबो एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। द जेनेटिक मटेरियल which is present inside the chromosome of each cell in a human body or any organism। किसी भी जानदार के जिस्म में जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर एक मटेरियल मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और डीएनए क्या चीज है? दिस इज द ब्लूप्रिंट in which all the characters of an organism has been written, जिसके अंदर उसके तमाम खसूसियात लिखी हुई होती हैं। तो ये वो ब्लूप्रिंट है। आप समझ लीजिए कि किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी प्लांट, किसी भी बैक्टीरिया के जो जितनी भी खसूसियात है वो सब की सब खसूसियात यहाँ पर इस डीएनए के अंदर लिखी हुई होती है। और यह डीएनए डिटरमाइन करता है कि आगे जाकर ये जानदार किस किस्म का होगा। तो ये डीएनए है जो इस सेल के अंदर कहां पर मौजूद है? क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास आ गया डीएनए। अब यहां से स्टार्ट होता है किस चीज का अमल? जब हम माइटोसिस को पढ़ते हैं तो माइटोसिस के अंदर सबसे पहले हमें कहा जाता है इंटरफेस, फिर इंटरफेस के अंदर हमें कहा जाता है एस फेस। वहां पर हमें कहा जाता है कि जी सबसे पहले क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। यानी कि सबसे पहले हमें जो टॉपिक, सबसे पहले माइटोसिस में सबसे पहले जो चीज सामने आएगी वो क्या बताई जाती है? वो बताई जाती है कि डीएनए की रेप्लिकेशन। व्हाट इज द रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का लफ्ज निकला हुआ है रिप्लिका, रिप्लिका से निकला हुआ है। रिप्लिका का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेम थिंग, उसी चीज की फोटोस्टेट। किसी भी चीज की फोटोस्टेट को हम क्या कहते हैं? रेप्लिका कहते हैं। आप किसी फोटोस्टेट मशीन वाले के पास जाएं, उसको शनाख्ती कार्ड आप दें और वो उसमें से एक कॉपी क्रिएट करता है। तो चूंकि वो एक ही जैसे होते हैं, कलर अगर हो तो ज्यादा बेहतर है कलर फोटोस्टेट, ताकि एग्जैक्टली उसके कलर भी मैचिंग कर जाए। तो इस किस्म के जो दो आपके पास कॉपीज बन जाती है, इनको हम कहते हैं दे आर रेप्लिका ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की फोटोस्टेट होती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस माइटोसिस में या मियोसिस में शुरू होता है, दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। अब डीएनए से दो डीएनए कैसे बनते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हम इस डीएनए को बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा
लेते हैं और इस डीएनए को हम थोड़ा सा इस किस्म का बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डीएनए। अब तफसील में नहीं जाएंगे, बहरहाल सिंपली थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। डीएनए क्या चीज होते हैं? दीज आर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल, आप इसकी मिसाल ऐसे लें जैसे आपके घर के अंदर कोई सीढ़ी मौजूद है, सीढ़ी, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप ऊपर नीचे जाते हैं और उस सीढ़ी की क्या मौजूद है? दो साइड्स मौजूद होती है, एक साइड और दूसरी साइड। आप समझ लीजिए कि ये जो एक साइड है, इस पूरी साइड को हम क्या कहते हैं? राइट साइड, और दूसरी को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड कहते हैं। यानी एक राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया। दोनों जो साइड है उनके दरमियान पांव रखने के लिए छोटे छोटे से क्या मौजूद होते हैं? वो पायदान मौजूद होते हैं जिसपे हम पांव रखकर ऊपर की तरफ सफर करते हैं या नीचे उतरते हैं। तो वो जो पायदान है वो यहाँ पर इसके अंदर मौजूद होते हैं। एंड दे आर हेल्ड वन अनदर, ईच अदर वेरी टाइटली। और इन ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ही इन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरीके से क्या किया होता है? काबू किया हुआ होता है। अब यहां पर क्या होता है कि जब रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होता है, यहां पर क्रोमोसोम में डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो ये हम क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद। इस न्यूक्लियस के अंदर एक पूरी मशीनरी मौजूद होती है, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और एंजाइम क्या चीज है? कैटालिस्ट, जो किसी रिएक्शन को फास्ट करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इस पूरी मशीनरी में से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं और ये जो इसके दरमियान, आप ऐसा समझ लें कि कुछ एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम आते हैं और इस मशीनरी के ऊपर ये दरमियान वाला जो स्ट्रक्चर है इस पर क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। ठीक है, तो दरमियान में ये जो पायदान है उसे तोड़ते हैं, दरमियान से तोड़ना शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जो एंजाइम आकर ये कटाई का अमल करते हैं और इसको यहाँ से तोड़ते हैं, इसे यहाँ से काटते हैं, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। आप समझ लीजिए, सीजर किसे कहते हैं? सीजर कहते हैं कैंची को। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है डीएनए, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत वजनी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है। अब क्या होता है? एंजाइम आते हैं, कुछ यहाँ पर हमला करते हैं, कुछ यहाँ पर, 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 जगह जगह से एंजाइम को, जगह जगह से डीएनए को क्या करते हैं? काटना शुरू कर देते हैं। अब इसकी कटाई की वजह से क्या होता है? ये जो डीएनए के जो राइट और लेफ्ट साइड है ये एक दूसरे से लूज होना शुरू हो जाते हैं, जुदा होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, क्योंकि जो बांड इसके अंदर मौजूद होते हैं उसमें तो उसके बांड को काट दिया, वो जो सीजर्स है, मॉलिक्यूलर सीजर्स है, उसने कटाई स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है कि फिर जैसे ये कटाई स्टार्ट होती है, इसी मशीनरी के अंदर, इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ और चीजें भी मौजूद होती हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं करोड़ों की तादाद में। वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो भाग भाग कर आना शुरू करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर कटाई होती है तो एक न्यूक्लियोटाइड आकर यहाँ पर चिमट जाता है, फिर वो यहाँ पर एक और बांड, फिर इसके साथ एक और बांड, इसके साथ एक और बांड, इसके, इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर, और इस तरीके से, और ये सिलसिला दोनों तरफ स्टार्ट हो जाता है। अभी आप देखें, एक तरफ से कुछ चीजें हैं मॉलिक्यूलर सीजर जो कि मेन डीएनए को दरमियान से क्या करते हैं? काटना शुरू करते हैं, जिससे डीएनए का राइट और लेफ्ट साइड एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। दूसरी चीज, न्यूक्लियोटाइड्स भाग भाग कर आते हैं, भाग भाग कर, और जोन सी जगह उनको खाली मिलती है वहां जाकर वो क्या करते हैं? बांड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर एक और किस्म का जो एंजाइम्स है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू यानी वो चीज
जो कि ग्लू के तौर पर काम करती है, वो चीज जो किसी चीज को किसी दूसरे चीज के साथ जोड़ देती है, तो वो ग्लू जो होता है वो आकर इन न्यूक्लियोटाइडों को यहाँ पर जोड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ग्लू का काम करते हैं। अब आप जरा चेक कीजिए, जो राइट साइड था उसमें से लेफ्ट साइड अलग हो गया, लेकिन राइट साइड ने क्या किया है, अपना लेफ्ट साइड क्रिएट किया है। इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड था उससे जो राइट साइड था वो अलग हो चुका है, लेकिन लेफ्ट साइड ने अपना राइट साइड यहां पर क्या किया है, क्रिएट किया है। तो जो सा साइड जिसका खत्म हो गया था वही साइड उसने अपने लिए क्या किया है, क्रिएट किया है। और ये सिलसिला इस पूरे के पूरे डीएनए के अंदर आगे से पीछे ऊपर से नीचे होता चला जा रहा होता है, उस वक्त तक ये अमल चल रहा होता है जब तक कि फुल डीएनए जो होता है वो कंप्लीटली दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो जाता। जैसे ही वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इसे हम कहते हैं द एस फेज इज कंप्लीटेड। एस फेज जो है वो क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर अ सिंगल डीएनए इज डुप्लीकेटेड, replicated into two new DNAs and both DNAs are similar to each other। ये जो दोनों डीएनए हैं ये आपस में स्ट्रक्चर के लिहाज से, कैरेक्टर्स के लिहाज से एग्जैक्टली एक ही जैसे होते हैं। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो जो सीजर्स है उसे हम क्या कहते हैं, वो जो मॉलिक्यूलर सीजर है उसका भी आप नाम याद रखिएगा, उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस द मॉलिक्यूलर सीजर। और वो जो ग्लू का काम करता है उसे हम कहते हैं लाइगेज। लाइगेज लाइगेज जो है दे एक्ट एज द मॉलिक्यूलर ग्लू एंड एंडोन्यूक्लियस वर्क एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो होप स्टूडेंट्स फिलहाल आपके लिए इतने ही चीजें काफी है। इन चीजों को आप एक दफा रिपीट करें, इसे याद करें। टॉपिक के आखिर में अपने आप के लिए चंद सवालात लगे हुए हैं। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।